नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अभी प्रचार और नामांकन का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानो 5 राज्यों में कांग्रेस के दम के आगे बीजेपी बेदम हो चुकी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनावी राज्यों में पहुंच तो रहे हैं, मगर बीजेपी को किसी तरह की बढ़त दिलवाने में वो नाकाम ही दिख रहे हैं। इधर कांग्रेस कुछ इस अंदाज में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और गारंटियां दे रही है मानो वो जानती है कि इस बार सत्ता में वही आने वाली है, और ये आलम एक राज्य का नहीं है बल्कि 5 विधानसभा चुनावों का दिख रहा है। कांग्रेस का ये आत्मविश्वास दरअसल उसकी उस ताकत से आ रहा है जो पिछले 1 साल में उसने हासिल की है। बेशक इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का है, और इसके बाद उन तमाम यात्राओं और मेल मुलाकातों का है जो राहुल गांधी ने साल भर में की है। और इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह से संगठन को चला रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, उससे भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया विश्वास जगा है कि बदलाव मुमकिन है और बीजेपी को हराना भी मुमकिन है। सीधे चलेंगे तेलंगाना। वहां कुछ दिन पहले अभी राहुल गांधी थे, 3 दिन की यात्रा पर थे राहुल गांधी। और कैसे तेलंगाना और मिजोरम, ये 2 एग्जाम्पल, अगर इन दोनों राज्यों में कांग्रेस बेहतर कर लेती है, अच्छा कर लेती है, तो एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है कांग्रेस। और चुनावी जो विश्लेषक हैं उनके लिए भी एक उदाहरण यहां साबित हो सकता है। उसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं चुनावी विश्लेषक भी, कि कैसे आप किसी राज्य में बहुत पीछे रहते हैं और उसमें बहुत आगे आ जाते हैं। जरा राहुल गांधी को सुनिए तेलंगाना से। राजनीति में बहुत जरूरी होता है कि हमें मालूम हो कि हम किससे लड़ रहे हैं। जो शक्ति हमारे खिलाफ खड़ी है वो क्या है, ये समझना सबसे जरूरी चीज होती है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। टीआरएस को मैंने अपनी आंखों से लोकसभा में देखा है। जब भी बीजेपी को उनकी जरूरत पड़ी, एकदम उनके लोगों ने पूरा समर्थन किया। किसान बिल में जरूरत पड़ी, नरेंद्र मोदी जी ने एक इशारा किया, बीआरएस एकदम उनके साथ खड़ी हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में मदद की जरूरत पड़ी, एक इशारा किया, पूरा समर्थन मिला। जीएसटी में समर्थन दिया। जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी, बीआरएस ने एकदम उनकी मदद की। आज देखिए, हमने आज पब्लिक मीटिंग के लिए दिन चुना, तीनों के तीनों ने अपनी मीटिंग एक साथ की। क्यों? क्योंकि हमारी मीटिंग को वो तीनों के तीनों डिस्टर्ब करना चाहते थे, मगर तेलंगाना ने कांग्रेस पार्टी को इतनी शक्ति दी कि मीटिंग को नहीं डिस्टर्ब कर पाए। इसके बाद शाम को फोन कॉल चलेगी, एक दूसरे से बात करेंगे और कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी को रोकने का कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। एक और चीज देखिए, विपक्ष के हर नेता पर कोई ना कोई केस है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं। तो राहुल गांधी जिस दम से ये बात यहां कह रहे हैं उसे आपको समझना होगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से जीत का दम लेकर कांग्रेस अब इन तमाम राज्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम को जीतने के दावे करने लगी है, जबकि बीजेपी कांग्रेस के इस दावे से घबराकर फिर घिसी पिटी कम्युनल लाइन, यानी कि सांप्रदायिकता जो उसकी एक सबसे
ठोक बजाकर जिसको वो भारत की राजनीति में लेकर आई है, उस लाइन को लेकर के और राहुल गांधी को बदनाम करने में लग जाती है बीजेपी। आप जानते हैं राहुल गांधी साफ साफ कहते भी रहे हैं, और खासकर आपने सुना होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी कह रहे थे कि हजारों करोड़ रुपए मुझे बदनाम करने में इन्होंने खर्च कर दिए। छत्तीसगढ़ में भी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अभी वर्तमान उम्मीदवार भी हैं और विधायक भी हैं मोहम्मद अकबर, और मंत्री भी हैं, मोहम्मद अकबर को घेरने के लिए अकबर नाम से जो बयान दिया और भूपेश बघेल सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, तो कांग्रेस इस पर चुनाव आयोग चली गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 30 तारीख तक हिमंता बिस्वा शर्मा को जवाब देने के लिए कहा। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर अपना जवाब दे दिया है, लेकिन निर्वाचन आयोग कांग्रेस की शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर पाया। अभी मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे कि सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने की शिकायत कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की थी, और खड़गे साहब ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी, जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि ये आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि 20 नवंबर 2023 से शुरू होने वाली प्रस्तावित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए मंत्रालयों से जिला रथ प्रहरियों के लिए विशेष अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। ये यात्रा उन निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं की जानी चाहिए जहां 5 दिसंबर 2023 तक आदर्श आचार संहिता लागू है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, मतलब साफ है कि चुनाव आयोग कांग्रेस की आपत्तियों पर गौर फरमा रहा है, जो कांग्रेस के बढ़ते दम का सबूत है। हम यहां कांग्रेस कैसे अपने दम को आगे दिखा रही है वो हम समझाने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग में भी यहां कांग्रेस की जीत नजर आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ नोटिस देना, और उसके अलावा ये रथ प्रभारियों की बात या प्रहरियों की जो बात हो रही है उस पे भी। इधर राजस्थान में ईडी के छापों के बीच कांग्रेस उम्मीदवारों की एक और लिस्ट कल शाम को आ गई। इसी चर्चा में हमने उस लिस्ट को आपके सामने रखा था। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आई जिसमें 19 उम्मीदवार हैं, और इसके साथ ही अशोक गहलोत ने 7 नई गारंटियों का, कल 2 गारंटी उन्होंने दी थी, आज 7 के 7 गारंटियों का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इन गारंटियों में क्या कुछ है आइए आपके सामने रखता हूं। इनमें 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद, सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट, हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी, ये सब आप देख रहे हैं। 15 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा, अशोक गहलोत की 7 गारंटियां जो अभी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें इनका बेड़ा पार करवा पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहां जो है ये लोक लुभावन है, ये गारंटियां जनहितोपकारी है, यानी कि जनता के लिए। और ओल्ड पेंशन स्कीम, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर, और परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना, ये तमाम गारंटियां देख रहे हैं दोस्तों। इन गारंटियों में कर्नाटक की छाप नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने छात्रों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों के हितों का ख्याल रखा है, और बदले में उसे जीत हासिल हुई। आपने देखा, चाहे वो कर्नाटक हो और उससे पहले हिमाचल प्रदेश, अब राजस्थान में ऐसा ही होने जा रहा है। इधर तेलंगाना में तो कांग्रेस एक तरफ बीजेपी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही है, और दूसरी तरफ अनूठे तरीकों से बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम की पोल खोल रही है। ये आप कार्ड देख रहे हैं। कांग्रेस ने शादी का एक कार्ड छपवाया है, आप इस कार्ड को देखिए, जिसमें लिखा है बीआरएस वेड्स बीजेपी। कांग्रेस शादी का यह कार्ड सभी 119 विधानसभाओं में बांटने जा रही है। कार्ड को गुलाबी और भगवा रंग से मिक्स करके बनाया गया है, आप देख रहे हैं। गुलाबी रंग बीआरएस का है, जबकि भगवा रंग बीजेपी का माना जाता है, और दर्शनाभिलाषी के रूप में मोदी और केसीआर को दिखाया गया है इस कार्ड में। हालांकि ये लिखा हुआ है तेलुगु में, लेकिन यहां आप देख सकते हैं शादी का जो स्थान है वो केसीआर का फार्म हाउस बताया गया है इस कार्ड में। केसीआर का फार्म हाउस शादी का स्थान है जहां शादी होगी। और शादी कौन कौन कर रहे हैं, दूल्हा दुल्हन कौन है, तो बीआरएस और बीजेपी है। अब इसमें कौन दूल्हा है कौन दुल्हन है ये तो वही लोग जाने, यानी कि कांग्रेस के लोग जाने या शादी करने वाले लोग जाने। लेकिन यहां मजेदार तथ्य यह है कि आप देखिए कांग्रेस किस ढंग से घेरने की कोशिश इस चुनाव में कर रही है।
है। तो बीजेपी हो या बीआरएस हो या कोई और दल, इस वक्त सबसे बढ़कर कांग्रेस का ही दम दिखाई दे रहा है दोस्तों। उधर राजस्थान में हम बात कर रहे थे, राजस्थान की थोड़ा पीछे लेके चलना चाहता हूं। और राजस्थान में प्रियंका गांधी अभी 3 दिन पहले थी और वहां वो भी इन गारंटियों की ही नहीं बल्कि लिफाफे की भी बात कर रही हैं, सीधा प्रहार कर रही हैं बीजेपी पे। जरा वो भी सुनिए। और जब आप ध्यान से सोचेंगे और जब आप देखेंगे कि अलग अलग प्रदेशों में क्या हो रहा है और आप देखेंगे कि भाजपा की नीतियां क्या है और कांग्रेस की नीतियां क्या है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं आप सिर्फ अपना वोट कांग्रेस को दो, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने आपके बच्चों की शहादत की आदर की है। मैं एक शहीद की बेटी हूं, एक शहीद की पोती हूं। मैं जानती हूं कि इसका मतलब क्या है और मैं जानती हूं कि जितने भी परिवार हैं यहां झुंझुनू में जिन्होंने अपना बेटा या अपनी बेटी इस देश को दिए, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, मैं जानती हूं कि आप पे क्या गुजरता होगा। इसीलिए मैं कहती हूं कि एक ऐसी सरकार चुनो जो आपका आदर करे। जितनी श्रद्धा आपको नेताओं में है, आप नेताओं में रखते हैं, उतनी ही श्रद्धा नेता को आप में रखनी चाहिए। और अगर नेता भटक रहा है तो आपको सिखाना पड़ेगा। ये आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहां प्रियंका गांधी झुंझुनू में जो अपनी बात रख रही हैं, ये एक इमोशनल बातें भी हैं और जिससे जनता को लुभाना आसान भी होता है। लेकिन यहां सिर्फ लुभाने वाली बात नहीं, जो बात कह रही हैं प्रियंका गांधी, शहीद परिवार से वो आती हैं, अपने पिता को, अपनी दादी को उन्होंने देखा है, शहादत उन दोनों ने दिया इस देश के लिए। तो कैसे इस देश में कांग्रेस पार्टी अभी तक राज करती आई है, उसका एक नमूना यहां पेश कर रही हैं प्रियंका गांधी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस के दम का असर अब चुनाव के नतीजों पर भी नजर आएगा। बड़ा सवाल है ये, क्या इस बार कांग्रेस सबको मात देकर अपना परचम लहरा पाएगी? सबसे बड़ा सवाल। आइए, क्या कांग्रेस ने दिखा दिया है दम? चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 8 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं हमारे साथ, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं हमारे साथ, जयपुर से जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी हमारे साथ, इधर उत्तराखंड देहरादून से जुड़ी हुई हैं मीनू जैन जी। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं हमारे साथ। इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं 2 साथी, संजय सिंह साहब जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, आप दोनों का स्वागत करता हूं। और उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, रायपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी मनोज शुक्ला जी, आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा आना चाहता हूं, सबसे पहले जरा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ओपनिंग कमेंट आपसे। बहुत सारी बातें यहां रख रहा था, चुनाव आयोग से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत की 7 गारंटियां, और उन सब में यहां कांग्रेस का दम। और चुनाव आयोग अब थोड़ा ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बातें थोड़ी बहुत विपक्ष की भी मानने लगा है, यानी सुनने लगा है, ऐसा माना जाए। देखिए राजीव जी, वास्तविकता में आपने जो बताया ना, कार्ड छपा है शादी का बीजेपी और बीआरएस का, उसमें यह नहीं समझ में आया कि उसमें ओवैसी जी का नाम कहां पे है। मुझे लगता है कि शायद आरएसवीपी होंगे ओवैसी जी, क्योंकि ओवैसी जी का जो संबंध बीजेपी के साथ है और जिस प्रकार से वो बीजेपी का फायदा कराते हैं, वोटों का पोलराइजेशन करते हैं, हिंदुओं को जिस प्रकार से उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देके मुसलमानों के वोट काटते हैं और हिंदुओं के पोलराइजेशन में मदद करते हैं, तो मुझे लगता है ओवैसी साहब का नाम आरएसवीपी में कार्ड में होना चाहिए। अब बाकी तो जो रणनीतिकार है वो जाने। दूसरी, रेवंत रेड्डी ने एक और बात कही है तेलंगाना में। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी, बीआरएस और ओवैसी साहब के बीच में समझौता हो गया है। 9 सीटें बीआरएस लड़ेगी, 7 सीटें बीजेपी लड़ेगी और 1 सीट ओवैसी साहब खुद लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो विधानसभा के चुनाव हैं, ये एक पृष्ठभूमि है लोकसभा चुनाव में जिसमें बीआरएस का, बीजेपी का और ओवैसी साहब का समझौता हो चुका है। तो देश के सभी लोगों को ये समझना चाहिए, जो कि देश के
लोकतंत्र को और संविधान को और धर्मनिरपेक्षता को बचाना चाहते हैं कि ये लोग किस प्रकार का खेल खेलते हैं और जो देश को एकजुट करने वाली संस्थाएं हैं उनको किस प्रकार तोड़ने का प्रयास करते हैं। और एक चीज और देखिए, आप कतर के अंदर आप ज्यादातर भक्तों से अगर बात करेंगे तो वो कहेंगे देश का झंडा पूरे विदेश में डंका बज रहा है। राजीव जी, आपके सभी श्रोता जानते होंगे और आपके दर्शक जानते होंगे, कतर में उन 8 भारतीयों को मृत्युदंड दिया गया है, उसमें से एक व्यक्ति भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत व्यक्ति है। 8 भारतीयों को मृत्युदंड की सजा देना, और मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कतर हमारा बहुत अच्छा सहयोगी है, और कतर से केवल अगर ये बात नहीं थे कि ये हिंदुस्तानियों को किस दंड की सजा दी जा रही है और मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तो किस प्रकार का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। तीसरी बात जो आपने कही चुनाव आयोग की, देखिए चुनाव आयोग में बुद्धिमान लोग हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि हवा किधर बह रही है। 2024 के चुनाव के बाद यही अगर चुनाव आयोग में बड़े बड़े अधिकारी रहेंगे तो इनको पता है कि इनको अभी पाला बदल लेना चाहिए। और जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर वहां पर धार्मिक विद्वेष फैला रहे हैं और देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी दंड देना आवश्यक है। और जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई है उस समय सरकारी अधिकारियों द्वारा, वैसे मैं तो ये बात मानता हूं कि जितने अधिकारियों द्वारा, सरकारी अधिकारियों द्वारा ये चुनाव प्रचार कराएंगे उतना ज्यादा बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा दूसरी तरफ राजीव जी, ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि जमीनी स्तर पे क्या चल रहा है, लोकतंत्र किस प्रकार से करवट बदल रहा है। 2024 के बाद जो वहां पे अशोक गहलोत साहब ने शब्द का उपयोग किया इन अधिकारियों के बारे में, या छत्तीसगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री ने किया, वो शब्दों का उपयोग मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जिस जानवर का वो नाम ले रहे हैं वो जानवर बहुत फेथफुल है, बहुत एक प्रकार का स्वामी भक्त होता है। और जब युधिष्ठिर अपने मृत्यु लोक जा रहे थे तो सारे उनके भाई गिर गए थे, स्वर्ग लोक नहीं पहुंचे थे, अंतिम द्वार तक वही जानवर पहुंचा था जिनका उन्होंने संदर्भ लिया है। तो आगे से उसका नाम न लें, ये उससे बदतर लोग हैं, क्योंकि वो जीव जो है वो स्वामी भक्त है और जिस देश की रोटी खाता है उससे गद्दारी नहीं करता है। और ये लोग जिस देश की रोटी खा रहे हैं उससे गद्दारी कर रहे हैं और राजनीतिक आकाओं के इशारों पे चल रहे हैं, जो देश के साथ राजीव जी गद्दारी है। जी, बहुत सारी बातें। और मोहम्मद अकबर की बात हो रही थी। मोहम्मद अकबर जो हैं वो छत्तीसगढ़ में मंत्री भी हैं, कद्दावर नेता हैं। कवर्धा एक जगह है, वहाँ से वो विधायक हैं और उसी क्षेत्र में जब गए थे अभी हिमंता बिस्वा शर्मा, तो अकबर को, मोहम्मद अकबर नाम है और काफ़ी पॉपुलर हैं वो। और भी विस्तार से जानने के लिए सीधा आना चाहता हूं, जरा मनोज शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। अभी मोहम्मद अकबर एक बार फिर से चर्चा में हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो अकबर को लेकर के और मुगल काल से जोड़ते हुए जो कुछ किया है, जो कहा है, इसका कितना असर दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में हेमंत शर्मा असम के मुख्यमंत्री को लेकर काफी वाद विवाद यहाँ पे लगातार चालू हो गया, और वो भी उन्होंने एक बयान दिया जिसे लेकर छत्तीसगढ़ में काफी वाद विवाद यहाँ पे शुरू हो चुका है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी आज मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देता कि एक मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति को ऐसे बातें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे तमाम बातें लेके, और आपको ये भी बताते चलूं कि छत्तीसगढ़ में जितने भी बीजेपी के नेताओं का दौर यहाँ पे लग रहा है, चुनावी भाषणों में या रैलियों में आ रहे हैं, कुछ न कुछ विवादित बयान उन लोगों का दिए होना जो है वो लाजमी सा हो गया। अभी रेणुका सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री भी है छत्तीसगढ़ से, उनको भी चुनाव आयोग ने शायद FIR दर्ज कराने की बात कर दी है, आदेश जारी कर दिया है। ऐसी तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है। अब ये बात ये भी देखने को मिल रही है, सिर्फ ये बीजेपी के नेताओं के लिए ही ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी के नेता वहां जो बयान दे रहे हैं, बयानबाजियां ऐसी हो रही हैं कि वो अनाप शनाप बोलने लग जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हैं रेणुका सिंह, और आप जानते हैं कि वो भी
सोनिया गांधी के लिए उन्होंने कुछ और कह दिया, उसके बाद एक हाथ काट के दूसरे हाथ में दे देंगे, ऐसी बातें वो अगर केंद्रीय मंत्री कद्दावर नेता अगर करे तो इस पर एफआईआर दर्ज कराने और चुनाव आयोग तक जाने की नौबत आई। ये सारा काम कांग्रेस कर चुकी है। छत्तीसगढ़ फिर से चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से आना चाहता हूं उधर राजस्थान। प्रशांत टंडन जी जयपुर में है आज। प्रशांत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत जी बहुत थके हुए लग रहे हैं, हारे नहीं, थके हुए लग रहे हैं आप। और अजमेर से आप जयपुर पहुंच चुके हैं, समझ सकता हूं कि लगातार आप यात्रा कर रहे हैं। अब लगभग आप इस यात्रा की वापसी में हैं। जरा समझना चाहता हूं कि क्या कुछ अब तक आपने देखा है, और अब चूंकि जयपुर आ चुके हैं और आज ही अशोक गहलोत ने 7 गारंटियों का ऐलान कर दिया है, इसका क्या कुछ असर हो रहा है? और इन गारंटियों में उन्होंने महिलाओं और युवाओं पर ज्यादा फोकस किया है। कुछ इस पर चर्चा अगर हुई हो तो जरा बताइए। जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जयपुर पहुंचा हूं लंबी ड्राइव करके, और सुबह मैं जयपुर या रात में शो के बाद जयपुर के लोगों से बात करूंगा यहाँ की सीटों का क्या मसला है। लेकिन अब तक जो राजीव जी मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो टूर मैंने किया है, और अब मैं दिल्ली की तरफ जाऊंगा कल, तो जो बात समझ में आई है, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आई है। एक, ध्रुवीकरण या नफरत मुझे राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दी, जैसी कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली में दिखाई देती है। तो एक तो ये बड़ा जो पॉजिटिव साइड है समाज का, वो दिखाई दिया। नवरात्र के समय भी मैं यहाँ था, और नवरात्र के समय भी जुलूस या उत्साह या फेस्टिविटीज थी, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से सब चीजें थी। दूसरी चीज देखिए, अब राजस्थान का जहां तक मामला है, राजस्थान में देखिए, एक तो गहलोत साहब की आपने 5 गारंटी की बात की, और आज सुबह मैं अजमेर के रेलवे स्टेशन के बाहर इंदिरा कैंटीन में गया था। 8 रुपए का खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना था, बहुत सारे मुसाफिर वहां खाना खा रहे थे। और उसकी गहलोत की जो हेल्थ स्कीम्स हैं और ये इंदिरा कैंटीन है, या जो किसानों की योजनाएं हैं, उनकी गांवों में भी और शहरों में भी बहुत तारीफ होती है। एक बहुत मजेदार बात जो यहाँ राजीव जी देखने को मिल रही है, खासकर जो सेंट्रल पार्ट है राजस्थान का, और इस सेंट्रल पार्ट में करीब करीब राजीव जी 55 सीटें हैं, और इस सेंट्रल पार्ट में लोगों का जो जिद है, या एक तरीके से कहिए कि जिद ना भी तो एक शगल है कि साहब बदलाव तो होना चाहिए। गहलोत साहब अच्छा काम करे, लेकिन राजस्थान से बदलाव करता है। एक तो ये एक बात लोगों के अंदर सेंट्रल यानी अजमेर या जयपुर में सुनने को मिलती है। अजमेर क्योंकि बीजेपी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे 8 में से 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, और इस सेंट्रल पार्ट में जिसमें कि वसुंधरा राजे भी है, जिसमें दिया कुमारी भी है, जिसमें राज्यवर्धन राठौर भी है, इसमें सचिन पायलट भी है, ये सेंट्रल पार्ट में बड़े दिग्गज लड़ रहे हैं। और इस सेंट्रल पार्ट में 55 सीटें हैं, और इन 55 सीटों में कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा कमजोर है। यहां पे कांग्रेस को मेकअप करना है, खासकर अर्बन इलाकों में। बाकी जैसे मेवाड़ है, वहां पे मुझे कांग्रेस के प्रति जो है वो बहुत पॉजिटिव सुनने को मिला, तो वहां से कांग्रेस की स्थिति ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते आते मुझे लग रहा है जो ये 55 सीटें हैं वो है। दूसरी चीज जो कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट राजस्थान में समझ में आ रही हैं। एक, यहाँ पे निर्दलीय जो है वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 2018 में 9% वोट के साथ वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, और ये 13 लोग थे। अब अगर हंग असेंबली आती है तो ये 13 लोग या 14 या इससे 10 के आसपास अगर जीत के आते, और इस बार लग रहा है कि निर्दलीय थोड़े ज्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों में और खासकर बीजेपी में रिबेल बहुत ज्यादा हैं, जो चुनाव में कूद चुके हैं या कूदेंगे। और दूसरी चीज की जो यहाँ पे कम मार्जिन वाली सीटें हैं, वो उसमें जो कम मार्जिन वाली सीटें हैं उसमें 5016 सीटें हैं, जिनमें हार जीत का फासला 5000 से कम है। ये सीटें बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। तो यहां से इतने दिनों के बाद मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूं
कि बीजेपी आ रही है या गहलोत साहब रिपीट कर रहे हैं। कुछ इलाकों में ये सुनने को मिलता है कि गहलोत साहब वापिस आ रहे हैं, कुछ इलाकों में ये भी सुनने को मिलता है कि चेंज, बदलाव तो हम करते हैं, कोई बीजेपी के पक्ष की बात नहीं है, लेकिन बदलाव तो हम करते हैं, ये राजस्थान की परंपरा है। तो ये भी सुनने को मिलता है। एक नुकसान जो बीजेपी को हुआ है वो वसुंधरा राजे को शुरुआती दौर में आगे बढ़ाने ना आगे बढ़ाने की वजह से एक नुकसान जो बीजेपी को हुआ। बीजेपी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे होती, लेकिन वो उन्होंने ये बीजेपी का टेक्निकल मिस्टेक रहा है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है राजीव जी की शेखावटी रीजन में किसानों का मुद्दा और जाट, ये दोनों महत्वपूर्ण है। और ये ईडी की रेड जो कल हुई है गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ, ये समीकरणों को एक नया जी तो ये जो खासकर डोटासरा का, तो ये जो क्योंकि वो प्रभावी जाट नेता है और शेखावटी रीजन में कांग्रेस पहले से स्ट्रांग है। अगर जाट नेता, जाट समाज जो है उसको रिजेक्ट करेगा, जैसे मैंने कल बड़े आंकड़ों के साथ बताया था, तो ये चुनाव जो कहां कांग्रेस कमजोर महसूस कर रही है वो मेकअप कर सकती है। जी बिल्कुल, आप जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता रहे हैं, जो कुछ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो यहां रख रहे हैं। कहां कांग्रेस कमजोर है, कहां कांग्रेस मजबूत है, कहां बीजेपी कमजोर है, कहां बीजेपी मजबूत है। बीजेपी, आपकी बातों से एक बात साफ समझ में आ रही है कि बीजेपी एक ही जगह मजबूत है, वो उन मतदाताओं के बीच मजबूत है जो कह रहा है कि हम 5 साल में, हमारी परिपाटी है, रिवाज है कि हम बदलते हैं सरकार। उसके अलावा और कहीं मजबूत बीजेपी नहीं दिखाई दे रही है। शायद मैं सही कह रहा हूं जी। तो इसको राज्य सारे बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो बदलते हैं 5 साल में, और ये खासकर मध्य राजस्थान में सुनने को मिल रहा है। ये महत्वपूर्ण चर्चा यहां हम कर रहे हैं दोस्तों, और हमारे साथ 2 ग्राउंड रिपोर्ट से 2 लोग जुड़े हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़े हुए हैं मनोज शुक्ला जी, और उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी। चर्चा आगे भी रखेंगे, हम जारी रखेंगे, लेकिन आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। जो सुन रही हैं आप, रायपुर से लेकर जयपुर तक, और उधर तेलंगाना की चर्चा हम कर ही रहे थे, और चुनाव आयोग की चर्चा, एक शादी का कार्ड भी छप चुका है, वो भी आप देख चुकी हैं। क्या कुछ आप कहेंगी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी राजीव जी, मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि जिस तरीके से भाजपा बदहवासी में रिएक्ट कर रही है, जो भी एक्शन इनके चल रहे हैं सेंट्रल लीडरशिप के, देखिए इनके यहाँ सेंट्रल लीडरशिप ही लड़ती है चुनाव, तो वो नीचे के नेताओं के हाथ में देते नहीं है चुनाव। तो उससे ये एक सिग्नल जा रहा है साफ कि इनको हार दिखाई दे रही है सामने। और जो अभी आपके ग्राउंड रिपोर्ट्स भी बता रही हैं, तो वो भी इसी तरफ एक इशारा कर रही हैं। देखिए, अब इसमें रिवाज बदले या ना बदले वो तो एक बाद की बातें हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरकार के प्रति जो एक मोदी के प्रति, मोदी नहीं तो कॉम या डबल इंजन सरकार, वो सब जुमले एक लग रहा है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट आपकी बता रही है उससे लग रहा है कि जनता उकता गई है उन चीजों से, कि अब वो बहुत ज्यादा अब नहीं चलेंगे, थोड़ा बहुत चल जाएंगे, जो उनके भक्तों की जो मंडली है उनके बीच में चलेंगे भले ही, लेकिन आम जनता को इस वक्त अपने बुनियादी मुद्दों की फिक्र है। और इन बुनियादी मुद्दों पे आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, उन्होंने बहुत ज्यादा जमीनी तौर पे बहुत ज्यादा काम किया है। और जो भूपेश बघेल हैं या अशोक गहलोत हैं, उन्होंने जो नई 7 गारंटी दी है वो तो है ही, उसके अलावा भी उससे पहले भी वो शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत रिमार्केबल काम किया है उन्होंने, अशोक गहलोत ने। मैं आपको बता भी रही थी कि हमारे रिश्तेदार गए थे किसी एक मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन कराने, तो वहां उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनका लिवर ट्रांसप्लांट तक हुआ है फ्री। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि 25-30 लाख 50 लाख रुपया जिस चीज में खर्च हो जाता है, जिस लिवर ट्रांसप्लांट में, और उस मरीज का वो फ्री में हो गया है और उसको जीवन दान मिला है, तो वो कितना भी भाजपा वाला हो, मुझे लगता है इतना एहसान फरामोश नहीं हो सकता कि जो अपने दिल से दुआ ना दे कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री बार बार आए इस राज्य में, जो कि मुफ्त में अंग प्रत्यारोपण, वो भी लिवर का ट्रांसप्लांट करा दे। और बता रहे थे कि आवाज लगा लगा के दोपहर का खाना वहां बट रहा था उस टाइम,
मतलब जो गरीब तबके के लोग आते हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि वहां से नीचे तक जाती हैं। कोरोना के दौरान भी मेरे पास मेरे तो वहां पे बहुत क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं, उन्होंने भी बताया इतना अच्छा मैनेजमेंट कोरोना के दौरान भी रहा हॉस्पिटल्स के अंदर। तो वो चीजें जनता भूली नहीं है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो आती है जो कह रहे हैं कि रिवाज नहीं बदलेगा या रिवाज हमारा ये है या हम तो भाजपा की तरफ ही हमारा रुझान है या कुछ भी हो जाए। देखिए, अगर इस देश की जनता एक 5 किलो राशन के ऊपर यूपी का इलेक्शन जिता सकती है, जैसा कि कहा गया इलेक्शन एनालिसिस में कि भाई 5 किलो लाभार्थी बहुत बड़ा एक वर्ग था जिसने इलेक्शन को इतनी इनको थंपिंग मेजॉरिटी दी, तो जो छत्तीसगढ़ में और जो राजस्थान में अशोक गहलोत और इन्होंने किया है, तो क्या जनता इसको भूल जाएगी आसानी से? जो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री, वो तो 5 किलो राशन के मुकाबले बहुत बड़ी राशि है जो अभी तक दे रहे थे वो, और आगे की जो देंगे वो बात अलग है। तो क्या जनता उस चीज को याद नहीं रखेगी? ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी के मामले में तो वो 5 किलो राशन को याद रखे और भूपेश बघेल और अशोक गहलोत के मामले में भूल जाए। तो जिसमें कि अच्छी शिक्षा है, ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य के बारे में है, किसानों के बारे में बहुत ज्यादा, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही ज्यादा काम हुआ है, एमएसपी वगैरह का हुआ है, और ठान योजना और क्या क्या है उनकी किसानों के बारे में, और वार्षिक जो कुछ उनका मानदेय वगैरह भी है। तो वो चीजें मुझे नहीं लगता कि अब जनता अपने बुनियादी मुद्दों से हट के कुछ वोट करेगी, क्योंकि देखिए, एक धर्म का भी ना एक सीमा तक इंसान वो होता है कि वो कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला। तो पहले पेट भरा हुआ चाहिए, उसके बाद ही लोग राम की और कृष्ण की या अल्लाह की या क्राइस्ट की भक्ति कर सकते हैं। तो जो सरकार पेट भरेगी उससे वो ही सत्ता में आएगी आइंदा। जो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट मेरी इस बात की भी तस्दीक कर रही है। जी राजीव जी बिल्कुल, ग्राउंड रिपोर्ट इस बात की तस्दीक कर रही है कि जो मेहनत, जो भी अच्छा काम करेगा, और अभी इस वक्त चूंकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां भी कांग्रेस की सरकार है, और छत्तीसगढ़ से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने एक और नया दांव चला है, और वहां पर उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार बनते ही, जैसे पिछली दफा हमने किसानों के कर्ज माफी कर दी थी, पहली कैबिनेट की बैठक और पहले घंटे में ही, और ये वादा उन्होंने पूरा किया था क्या, और यही फिर से उन्होंने एक दांव चला है, और इस दांव के बाद वहां भाजपा बहुत परेशान दिखाई दे रही है। इसका क्या असर है? मनोज शुक्ला जी के पास जब आऊंगा तो उनसे जरूर इस बात की चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहता हूं। उधर तेलंगाना, जहां शादी का कार्ड छपवाकर कांग्रेस बांट रही है 119 विधानसभा में, इधर हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह देख रहे हैं, कांग्रेस ने दिखा दिया दम, ये लिख भी रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं, इस चुनाव को अब यहां से, आज की तारीख 27 तारीख, यहां से किस दिशा में जाते हुए आप देख रहे हैं? कांग्रेस ने कितना दम दिखाया है, बीजेपी कितना दम दिखा रही है? अगर कोई नीचे है, ऊपर है, तो क्यों है? जरा विश्लेषण। धन्यवाद राजीव जी। अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया कि वह प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। अगर कांग्रेस के नेताओं के कार्यक्रमों में बड़ी तादाद में लोगों की भागीदारी हो रही है और सत्तारूढ़ दल के लोग पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की ओर आ रहे हैं तेलंगाना में, तो कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दोनों में कांग्रेस शासित राज्यों में इस बात का एक राजनीतिक माहौल बनाने में सफल नहीं हो पाई कि इस सरकार से मुक्ति पाने की आवश्यकता है और एक परिवर्तन की जरूरत है, तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस अपने मुद्दों के ऊपर लोगों के बीच में है, चाहे वो सत्ता मांग रही हो और चाहे सत्ता में बने रहने की बात कर रही हो। अगर आप राजस्थान में कांग्रेस से कह रही है कि हमको सत्ता में रहने दिया जाए, तो वो मुद्दों की बात कर रही है, वो गवर्नेंस की बात कर रही है। वो ये कह रही है कि पिछले 5 सालों में इस सरकार ने क्या किया, जनता के से जुड़े हुए मुद्दों के समाधान के लिए, लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए, जो शिक्षा से वंचित लोग हैं उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए
और सामाजिक सुरक्षा का एक आश्वासन देती हुई यह सरकार नजर आ रही है और इसी आधार पर लोगों से दोबारा जन समर्थन मांग रही है। सरकार, अगर राजस्थान की सरकार ये कह रही है कि उसने महंगाई से राहत देने के लिए लोगों के बीच में राहत शिविर आयोजित किए और 2 करोड़ लोगों को पंजीकृत किया और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने की कोशिश की, इस आधार पर सरकार लोगों से जनमत मांग रही है, दोबारा जन समर्थन मांग रही है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि हमने धान के उत्पादक किसानों से अधिकतम उत्पाद खरीदे हैं और उनको बोनस भी दिया है। सरकार ये कह रही है कि किसानों को खाद और बिजली खाद और पानी और बीज समय से मिल जाए, इसके लिए सरकार ने कोशिश की है। यह भी कह रही है बघेल सरकार कि जो आदिवासी इलाके हैं उन इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच को बनाया है और लोगों को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश की है। इस आधार पर कह रही है कि हमको जो दोबारा जन समर्थन दिया जाए कि हम और भी जो हमारे कार्यक्रम है उसको हम लागू करेंगे और नए नए कार्यक्रमों की उसने घोषणा की है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी इन दोनों राज्यों में इन सरकारों के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना पाई। वो यह नहीं बता पाई कि इन सरकारों में क्या कमियां रह गई। वो यह नहीं बताई कि इन सरकारों ने जो वायदे किए थे उसको कितना पूरा किया और कितना नहीं पूरा किया। वो यह भी नहीं बता पा रही है कि पिछले 2014 में जो आश्वासन बीजेपी ने केंद्र सरकार में सत्ता में आते समय दिए थे, उन आश्वासनों को कितना पूरा करने में वो सफल रही है। अगर आप कोई राजनीतिक माहौल नहीं बना पाते हैं तो आपकी तरफ जनता आकर्षित नहीं होती। अगर आपके पास मिजोरम जैसे राज्य में जहां पे आप गठबंधन की सरकार में शामिल हैं और पिछले 5 साल से सरकार चला रहे हैं और वहां अगर आपके पास पूरे विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस ने एक राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत की है और लोगों के बीच में यह लेके गई है कि उसको जन समर्थन मिलना चाहिए। अगर आज के राजनीतिक सर्वेक्षणों में यह बात कही जा रही है कि तेलंगाना में कांग्रेस के सीआर साहब को अपदस्थ कर सकती है और दोबारा सत्ता में आ सकती है, तो कांग्रेस ने अपना दम दिखाया है। और तेलंगाना में तो अपना दम दिखाने का कार्यक्रम राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही शुरू हो गया था। आप याद कीजिए उस जनसभा को जिसको राहुल गांधी ने संबोधित किया और तेलंगाना सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। बड़े पैमाने पर लोग राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू किए। सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ी और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षण नहीं दिखाई पड़ा और आज तेलंगाना में केवल 2 ही सत्ता के दावेदार हैं, या तो केसीआर साहब है या कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई। आज के 6 महीने पहले कोई कांग्रेस को यह मानने के लिए तैयार नहीं था कि तेलंगाना में वो दौड़ में भी है, सत्ता के दौड़ में भी है और 4 सांसद और कुछ विधायकों के चुनाव जीत जाने के बाद बीजेपी बहुत उत्साहित थी कि वह तेलंगाना में एक मजबूत राजनीतिक लड़ाई लड़ सकती है। कि धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होता चला गया और यह इस बात से प्रमाणित हो रहा है कि तेलंगाना से सटे हुए जो कर्नाटक के तेलुगु बहुल जिले हैं, उन जिलों में कांग्रेस को व्यापक समर्थन मिला कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान। अगर आप जनता के साथ जो उनके रोजी रोजगार के समस्याएं हैं, जो उनके साथ जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, अगर उनको आप एड्रेस नहीं करते, अगर उनका आप समाधान नहीं खोजते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ईडी की छापामारी से आपका जनमत बढ़ जाएगा। ईडी आप कोर्ट दिलवा देगी। आप यह कह करके कि G20 का बहुत ही शानदार हमने आयोजन किया था, मतदाता आपकी तरफ टूट पड़ेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि आपने लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए जो आश्वासन दिए थे, उन आश्वासनों को आपने कितना पूरा किया। आज आपके कार्यों का परीक्षण होना है। उन परीक्षण के आधार पर ही ये जनता तय करेगी कि आपके साथ वो जाए या नहीं जाए। राजस्थान में कहा जाता है कि 20% मतदाता ऐसे हैं जो अंतिम समय में तय करते हैं कि उनको किसके साथ जाना है। मुझे लगता है कि ईडी के इस छापेमारी के बाद उन 20% मतदाताओं में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और कांग्रेस के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। जिन इलाकों की बात प्रशांत जी कर रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभावी जिले हैं। लगभग 41 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं राजस्थान में जहां पे भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी है और वो अपना गढ़ मानती होती है और उसमें से अधिकांश इन्हीं इलाकों में। बिल्कुल वो उन इलाकों में ये बात चल सकती है, लेकिन जो
पूर्वी राजस्थान है या अन्य जो इलाके हैं, मेवाड़ का इलाका है, वो तमाम इलाकों में कांग्रेस की अच्छी खासी, और आज तो बीजेपी और कांग्रेस का बंटवारा या मध्य राजस्थान में मतदाताओं के बीच में अर्बन रूरल का बंटवारा बहुत बड़ा हो गया। अर्बन मतदाताओं की एक अलग सोच है और रूरल मतदाताओं की एक अलग सोच है, और वह सोच बाकायदे दिखाई पड़ रही है। तो अगर अपने राजनीतिक मुद्दों के आधार पर कांग्रेस ने इन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बड़ी मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और वो केवल उसका राजनीतिक कार्यक्रम है, वो अब किसी भावनात्मक मुद्दे की बात नहीं कर रही है। वो कह रही है कि यह सरकार मणिपुर में एक गवर्नेंस देने में विफल रही। वो कह रही है कि मणिपुर में जब लोगों के बीच में हिंसा की स्थिति थी, और आज भी हिंसा की स्थिति बनी हुई है, सरकार कुछ नहीं कर रही थी, और बड़े पैमाने पर अपने ही देश में लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए, और मेघालय और मिजोरम में जाकर उन्होंने शरण लिया। आज वो बड़ा मुद्दा बन गया है, और यह इसलिए बड़ा मुद्दा बन गया है, मेरा अपना मानना है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस ने चुनौती पूरी ताकत अपनी दिखाई। और ये राजस्थान में मुझे लगता है कि ये जो ईडी के छापे हैं उसके बाद मुझे लगता है कि राजस्थान प्राइड का भी एक मुद्दा बनेगा। ये लोग लेकर के आएंगे, कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस बात को लेकर के जाएगी, क्योंकि ये उनको ये लगने लगा है कि वह उन लोग या तो अपने विरोधियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और असहमति की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए ये मुझे लग रहा है कि 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस सत्ता की प्रबल दावेदार बनी है, और वह अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के बूते ही जी राजनीतिक कार्यक्रमों के बूते, और कांग्रेस दिखा रही है दम। 5 राज्यों में आज कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ फाइट कर रही है। 2 राज्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तरफ राजस्थान, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से एक और साथी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी, उनके पास भी आएंगे, लेकिन इधर जरा दिल्ली पहले चलते हैं। और संजय जी, आपके पास आना चाहता हूं। कैसे आप देखते हैं जो कुछ चल रहा है, इसको कैसे आप देख रहे हैं? चुनाव यहां से किस दिशा में, और सबसे बड़ी बात कि क्या यहां से अब कांग्रेस बढ़त ले चुकी है? बिल्कुल। आज इंडियन एक्सप्रेस में, मतलब दिल्ली के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पे खबर है जो ये बताती है कि मिजोरम में बीजेपी को पिछली बार, मैंने 2018 में सिर्फ 1 सीट मिली थी, और इस समय वो अपने ईसाई विरोधी छवि से संघर्ष कर रही है। ठीक है, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि ये ऐसी बड़ी खबर है कि मिजोरम की खबर दिल्ली में पहले पेज पे छापी जाए, लेकिन इस खबर को अगर इंडियन एक्सप्रेस ने महत्व दिया है तो हम समझ सकते हैं कि उसका क्या मतलब निकलता है, और यह किस लिए महत्व दिया गया है, या यह खबर क्यों महत्वपूर्ण होगी कि दिल्ली में मिजोरम की खबर, बीजेपी को 2018 में 1 सीट मिली थी, ये आज दिल्ली में बताने की जरूरत क्यों है? इससे हम लोग समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत मिजोरम में और बाकी जगह कैसी है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस ने बीजेपी के फेवर में बताया कि अगेंस्ट में बताया, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि खबर बता रही है कि बीजेपी की हालत मिजोरम में ये है कि उसको 1 सीट मिली थी, ये 2018 में, ये आज बताया जा रहा है। इसका मतलब कि आप इससे ज्यादा की उम्मीद मत करिए, और अगर ये कहा जा रहा है कि वहां उसकी हालत पतली है या कांग्रेस जीत सकती है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, तो वो मायने नहीं रखता है। इस खबर को मैं ऐसे देखता हूँ, और ये खबर जब छापी गई है तो इस तरह से मैं समझ रहा हूं कि कांग्रेस की हालत कहां मजबूत है और बीजेपी की हालत कहां कमजोर है। ये मैं एक खबर के आलोक में कह रहा हूं जो इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, और इंडियन एक्सप्रेस बाकायदा पॉलिटिकल अखबार है, तो उसमें अगर किसी खबर को महत्व दिया जाए तो उसको वैसे ही देखना चाहिए, और उसका विश्लेषण तो होना ही चाहिए। तो एक तो वो बात रही। दूसरी बात ये है कि इस समय जो चुनाव हो रहा है वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बीजेपी ने तो अलग अलग रहने ही नहीं दिया है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही चुनाव लड़ते हैं और वही लड़ रहे हैं, और बाकी जो राज्यों के उम्मीदवार हैं, तो अगर दिल्ली से एमपीज को विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो वो राज्य के लोग लड़ कहाँ रहे हैं? लड़ तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही रह रहे हैं। तो अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो कांग्रेस ने क्या किया है उसको अगर हम छोड़ दें, तो बीजेपी ने नया क्या किया है? नया कुछ नहीं किया है, और खराब ये किया है कि ईडी की छापेमारी चुनाव के समय बढ़ गई है। ईडी की छापेमारी को अगर आमतौर पे कुछ नहीं महत्व दिया जाए या कार्रवाई को महत्व नहीं दिया जाए, तो चुनाव के समय अभी तक के इतिहास में
ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं होती थी। चुनाव के समय ये लोग लगभग शांत रहते थे और जाहिर है कि सिर्फ छापा पड़ने से किसी भी पार्टी की छवि पे असर पड़ता है, तो इसलिए भी ये सब इन दिनों नहीं पड़ना चाहिए। और बाकी जिस ढंग से छापे चल रहे थे या छापे पड़े हैं, जो मामले हैं, जो उसमें सबूत है, जो अभी तक हुआ है, उससे क्लियर है कि बीजेपी के पास कुछ है नहीं और वो सिर्फ परेशान कर रही है या ईमानदार दिखने की कोशिश कर रही है या दूसरों को भ्रष्ट दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो निकल के आया है, और वो 1, 2, 3, 5 साल की बात नहीं है, 10 साल में उससे कोई भी नहीं मानेगा कि बीजेपी जो कहती है कि वो ईमानदार है और दूसरे भ्रष्ट हैं, वो उसमें कुछ प्रूव हुआ है। वो वैसे ही है, बीजेपी भी वैसे ही है, कांग्रेस भी वैसे ही है, ज्यादा से ज्यादा ये माना जा सकता है। मतलब मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुत साफ है, लेकिन अगर ये नहीं भी माना जाए तो ये माना ही जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो मैं ऐसे देखता हूं, और अगर ये एंटी इनकम्बेंसी को छोड़ दिया जाए तो एंटी इनकम्बेंसी तो केंद्र सरकार का है ना। कांग्रेस माने राजस्थान के मामले में तो नाराजगी तो लोगों को केंद्र सरकार से है, अब इससे कहाँ है, राजस्थान की सरकार से कहाँ है। तो अगर वहां ये माना जाए कि कांग्रेस की सरकार है और हर बार बदल जाता है 5 साल में, तो बीजेपी को आना चाहिए, तो उस हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। लेकिन वहां तो नाराजगी केंद्र सरकार से लोगों की है और लड़ तो रहे हैं केंद्र वाले ही, केंद्र के लोग ही। तो ये मुझे नहीं लगता है कि वहां जो है ये कहना कि ये मानना कि इस बार बीजेपी की बारी है तो बीजेपी मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि ये माना जाए कि वो मजबूत हो सकती है। जी दूसरे, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ जो कुछ भी कहा था वो सब लगभग कांग्रेस ने खत्म कर दिया है, दिखा दिया है कि नहीं वो सब में कोई दम नहीं है। और अगर कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी को इन्होंने बदनाम किया था तो कांग्रेस में अब प्रियंका और खड़गे जी दोनों लोग काफी सक्रिय हैं, जबकि इनके पास वही 2 लोग हैं और वही 2 लोग काम कर रहे हैं। तो खड़गे जी का राजनीतिक अनुभव उतना है जितना अमित शाह की उम्र है, तो होंगे वो चाणक्य, लेकिन उम्र और अनुभव का भी कुछ असर होता है, वो दिखाई दे रहा है। और अमित शाह जिस ढंग से, या कांग्रेस मतलब बीजेपी में कुछ नया है ही नहीं, ना कोई चाल, ना कोई रणनीति, ना कोई घोषणा, ना कोई अपने पिछला काम, और ना कोई नया झूठ भी नहीं आ रहा है। सबसे चिंता की बात तो ये है। तो इनके पास झूठ बोलने के लिए भी कुछ नया नहीं है, ये सबसे निराशाजनक है। और ऐसे में इनसे कैसे उम्मीद की जाए कि ये कुछ अच्छा कर लेंगे या कोई इनको समर्थेगा। समर्थन जरूर होगा, वो वही समर्थन बीजेपी के साथ है जो कांग्रेस समर्थन है। और कांग्रेस विरोध का समर्थन लोगों ने देख लिया कि बीजेपी को अगर सत्ता में आएगी, या कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी थी या सबसे बहुमत वाली थी, उसने क्या दिया। तो इससे मुझे लगता है कि नंबर काफी कटे हैं और उसकी स्थिति काफी खराब हुई है, तो करने की कोई उम्मीद नहीं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, बिल्कुल। जरा जल्दी से आना चाहता हूं दीपक पाचपोर जी, और फिर जरा हमारे दोनों साथी उनके पास भी, और अमलेंदु उपाध्याय जी भी के पास भी आना है। दीपक जी, क्या जब अब 5 राज्यों के चुनाव लगभग, और आप छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, छत्तीसगढ़ का चुनाव, पहला चुनाव बहुत नज़दीक है, क्या कुछ आप वहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ से पास में तेलंगाना भी है, कोई असर यहाँ का तेलंगाना में, तेलंगाना का यहाँ पे, यानी छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है क्या? राजीव जी, मुझे लगता है कि 5 राज्यों से एक सामूहिक विमर्श निकलकर सामने आ रहा है। और ये जो कई बार जो परंपराओं की बात हो रही है कि वहां पर परंपरा राजस्थान में रही कि हर बार रोटी को पलट दिया जाता था, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि पिछले कुछ चुनावों से किसी भी सरकार को पलटना है या नहीं पलटना है, इसके लिए परंपराओं की ओर वोटर नहीं देखेगा, बल्कि वो जरूरत और विवेक का इस्तेमाल करेगा कि इसको पलटना चाहिए या नहीं पलटना चाहिए। कायदे से तो कर्नाटक में 2000, इसके पहले का जो चुनाव था 2018 का, तो उस समय तो कांग्रेस जीती हुई थी, लेकिन ये अलग बात है कि उसको ऑपरेशन लोटस कहिए या जो कहिए उसको पलटा दिया गया था। तो कायदे से तो उस समय परंपरा के हिसाब से कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के बजाय बीजेपी को आना चाहिए था। लेकिन वहां की जनता ने जब देखा कि अब जो जरूरत है और अब जो विवेकपूर्ण निर्णय यही हो सकता है कि कर्नाटक में कांग्रेस को ही जिताया जाए, तो मुझे लगता है कि अब वोटर जो है उन परंपराओं का ऐसा बिल्कुल निर्वाह नहीं करेगा। मेरा ऐसा मानना है कि वहां पर भी वापस जो सब बता रहे हैं, मेरे से वहां पर तो प्रशांत टंडन जी हैं जो बता रहे हैं
लेकिन दूसरा ये जो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को मतलब कांग्रेस की ओर से एंगल से अगर हम देखने के बजाय अगर इस एंगल से देखें कि भारतीय जनता पार्टी कहां जीत रही है और क्यों उसे जीतना चाहिए, तो अगर हम एक एक राज्य की बात करें तो पहली बात तो मिजोरम वाली बात है कि पिछले चुनाव में केवल एक ही सीट उसके पास थी, अपने आप को गठबंधन के जबरदस्त जो गठबंधन में मानती थी, जबकि जब जोरामथंगा पिछले समय जब 26 सीट लेकर आए थे, उन्होंने सरकार बनाई थी, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी की अब हमें जरूरत नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने इसको स्टेटमेंट दिया था और अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी देखिए कि केवल एक सीट लेकर और एक क्षेत्रीय पार्टी के पीछे खड़ी कि भाई आप हमें गठबंधन में मानिए, वो आमादा है इस बात को बताने के लिए कि हम गठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन उसे कोई इस तरीके से इस समय और कोई चांस जो है वो नजर नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तेलंगाना में आ जाइए, तेलंगाना में तो खुद ही जो है वो बीजेपी विड्रॉ कर रही है एक तरह से अपने आप को। उसका तो यह है कि कुछ नहीं तो कम से कम टीआरएस जीत जाए, लेकिन कांग्रेस नहीं जीतनी चाहिए। अब आइए राजस्थान, मैं बहुत ज्यादा राजस्थान में बात नहीं करूंगा कि काफी बात हो गई, लेकिन एक जो बड़ा मजेदार किस्म का स्टेटमेंट जो मोदी जी ने सिंधिया स्कूल देखने के दौरान ग्वालियर में दिया था कि भाई ये जो है ज्योतिरादित्य जो है वो हमारे राजस्थान हमारे जो है गुजरात के दामाद है। अरे भाई दामाद है तो वसुंधरा राजे भी तो आपके समधन ही हुई आपकी। आप अगर अपने दामाद का अपमान नहीं कर रहे हैं तो उनकी बुआ का अपमान क्यों कर रहे हैं? आप उनको भी उसी पक्ष का मानिए और उनको भी पर्याप्त आप उनको सम्मान दीजिए। तो उन्हें कितना सम्मान दिया गया ये हम लंबे समय से देख रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो ये चीजें जो है राजस्थान के लोग निश्चित रूप से इसको नोट करेंगे। मध्य प्रदेश में भी हम काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, मध्य प्रदेश का हम सब जानते हैं। मैं छत्तीसगढ़ की बात थोड़ी सी और कर लूं। देखिए छत्तीसगढ़ में हालत ये है कि यहाँ पर बाहर से ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है, वक्ताओं की क्वालिटी देखिए। अब आप लंबे समय छत्तीसगढ़ में रहे, बहुत सारे लोगों का छत्तीसगढ़ से संबंध है। छत्तीसगढ़ में इस तरीके का सांप्रदायिक कार्ड कभी बहुत ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन उसको बनाया जा रहा है, उसको क्रिएट किया जा रहा है। केवल एक रेणुका सिंह जो हमारी मंत्री हैं, उन्होंने वो बयान दिया कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ओर अगर किसी ने उंगली भी उठाई तो हाथ काट दिया जाएगा, जो किसी समय वरुण गांधी ने दिया था वहां पर पीलीभीत से। बाहर से बुलाए जा रहे हैं, आप देखिए तमाम जो वक्ता आ रहे हैं बाहर से वो इसी क्वालिटी के आ रहे हैं। वो 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह का यहाँ पर राज रहा है। क्या उस 15 साल की ऐसी कोई अच्छी स्मृतियां आपके पास नहीं है? क्या उस 15 साल के दौरान का ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके पास नहीं है? कोई ऐसी योजना नहीं है कि आप उसका उल्लेख करें? वहां पर हेमंता विश्वकर्मा का बयान क्या है ये हम सबको पता है। अब रविशंकर प्रसाद जी आ जाए, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जो ईडी के अधिकारियों को जो कुत्ता कह रहे हैं तो ये कोई अच्छी भाषा नहीं है। अरे भाई अच्छी भाषा नहीं तो इसका ईडी वाले जवाब देंगे ना। आप ईडी के प्रवक्ता थोड़ी हैं, आप अपने पक्ष की बात कीजिए। और आपकी भाषा कितनी अच्छी रही है हर कोई जानता है। खैर मैं कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि अगर कोई एक खराब भाषा का इस्तेमाल करे तो आप भी करें। उसके अलावा हम तो ये भी सुन रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जा रहा है। तो जिस तरीका का स्टफ लाया जा रहा है, जिस तरीके के ओरेटर, हाँ स्टार प्रचारक हैं, मान गया मैं, लेकिन स्टार प्रचारक हैं तो उनके कंटेंट्स की क्वालिटी क्या रहती है, कंटेंट क्या रहता है हम सब जानते हैं। उसके अलावा इन तरीकों के, जबकि आप देखिए कि नंद कुमार साय जो आदिवासी नेता कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर वो आ गए कांग्रेस में। आज एयरपोर्ट पे जो मनसुख मंडाविया जब वहां पर आए, दोनों गले मिले। मतलब यहाँ के लोगों में वो तासीर है ही नहीं। नंद कुमार साहब ने जब देखा कि उनके भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री आए हुए हैं तो उनसे उन्होंने जाके गले मिले और बोले कि भाई राजनीति अपनी तरफ है, आप हमारे राज्य में आए हैं, स्वागत है। तो ये जो चीजें हैं ये छत्तीसगढ़ की तासीर में है, लेकिन छत्तीसगढ़ को उस तरीके से गरवाने की जो कोशिश कर रहे हैं ये ऐसा बहुत ज्यादा पकने वाला मामला नहीं है। हेमंता विश्व शर्मा ने उस अपने बयान को पलट के कहा है कि मैंने उनके बारे में मोहम्मद अकबर के बारे में नहीं कहा, मैंने अकबर, औरंगजेब और बाबर के बारे में कहा है, जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। उन्होंने तो साफ कहा कि आप एक अकबर को आप हटाएंगे तो 100 बाबर एक अकबर को आता है तो उनके साथ 100 अकबर और आ जाते हैं। बड़ा सीधा इशारा अकबर की ओर था जब उन्होंने ये भी कहा कि माता कौशल्या की धरती है उसको अकबर से अपवित्र मत होने दीजिए। तो इस तरीके से इस तरीके का जो विमर्श है यहाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे भी कोई प्रभावी होगा। छत्तीसगढ़ का जो असर है, छत्तीसगढ़ के प्रोग्राम है, ये सारा बाहर जा रहा है। ये जो 7 गारंटियां आज दी हैं राजस्थान में, उसमें गोबर वाला जो इशू है, वो जो प्लान है
वो योजना जो है वो छत्तीसगढ़ से निश्चित रूप से आया थी, छत्तीसगढ़ का है वो। और मेरा अपना मानना है कि अगर आप में राजनीतिक चीजों से ऊपर उठ के अगर करें तो पूरे देश में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का मामला जो है, हर मामले में एक तरह से लोग उसको बाकी जगह भी इसका असर दिखेगा, 5 राज्यों में दिखेगा और बाकी राज्यों का असर यहाँ दिखेगा। मुझे अब ऐसा लगता है कि अलग अलग कंपार्टमेंट में बातें नहीं हो रही है, अब एक सामूहिक विमर्श ये उठ कर आ रहा है कि इस समय की जरूरत जो है वो कांग्रेस है। असली बात यह है कि लोग अब ये तय करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर कहां से जिताएंगे आप और क्यों जिताएंगे। अगर इस सवाल का जवाब आप ढूंढने जाएंगे तो लगता है इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा का पूरा ब्लैंक है, वहां पे कहीं भी वो कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जो बातें आप कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ क्या इन 5 राज्यों को लीड कर रहा है? ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उनको लीड कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये सीधा जरा मनोज जी आपके पास आना चाहता हूं। मनोज शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आप जुड़े हुए हैं, हमारे साथी भी उधर जुड़े हुए हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी अपनी बात छत्तीसगढ़ से ही रख रहे थे। मनोज शुक्ला जी, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि किसानों के जो कर्ज हैं उसकी माफी, जैसे 2018 में हमने घोषणा की थी और कर दी, फिर अब हम करेंगे, इसके बाद क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इसके बाद क्या रिएक्शंस हैं किसानों के बीच और क्या रिएक्शन है अपोनेंट पार्टी यानी बीजेपी के बीच में? अपने लिए ट्रम्प कार्ड खेला है अपनी सरकार को बनाने के लिए। किसानों का इस बार भी कर्ज माफी का घोषणा करके वो बहुत बड़ी अपने लिए प्लस पॉइंट कर लिए हैं और किसानों को अपने पाले में निश्चित रूप से वो कर पाएंगे, ऐसा वो मान के चल रहे हैं। और यहाँ की जनता का भी ये मानना है कि भूपेश बघेल ने ऐन वक्त पे बहुत बड़ा जो है वो किसान ने जो लॉन्च किया है इसका असर निश्चित कांग्रेस पार्टी की इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को अच्छी खासी मिलेगी किसानों के कर्ज माफी को लेकर। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभी बयान ये भी आया था कि राजीव गांधी जी आने वाले हैं तो वो भी एक घोषणा कुछ बढ़ाएंगे किसानों को लेकर और लोगों के लेकर। और ये बातें कुमारी शैलजा जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस उन्होंने भी यह बात कहा था मीडिया से फाइट के समय कि छत्तीसगढ़ के किसान के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ घोषणाएं होंगी आने वाले समय में। जी, छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर बहुत बड़ी घोषणा ऑलरेडी कर दी है भूपेश बघेल ने, लेकिन राहुल गांधी 28 और 29 तारीख 2 दिनों के लिए वो जाने वाले हैं छत्तीसगढ़ और 3 जगह, बस्तर में 2 और उसके अलावा कवर्धा, वही जहां पे मोहम्मद अकबर की चर्चा हम कर रहे हैं और हिमंता विश्व शर्मा की चर्चा कर रहे हैं, वहां भी राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। 3 जगह राहुल गांधी की कल से परसों तक छत्तीसगढ़ में यात्रा है और उस यात्रा पर भी हमारी नजरें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मनोज शुक्ला जी आपका, हमारे साथ जुड़े और सीधे छत्तीसगढ़ से वहां जो कुछ चल रहा है उसकी जानकारी आप अपडेट देते रहिएगा। और जरा जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु जी, छत्तीसगढ़ से लेकर के तेलंगाना तक, और तेलंगाना और मिजोरम बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, 3 राज्य तो हम लोग देख रहे हैं, इसमें बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, लेकिन तेलंगाना और मिजोरम यहां कांग्रेस अपने दम पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगातार हम लोग बीच में एक जो पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और वो कुछ लोगों को आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में पार्टी में प्रवेश करवा रहे हैं, ये तेलंगाना के लोग हैं। जरा आना चाहता हूं सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, फिर स्वामी जी आपके पास भी आऊंगा। अमलेंदु जी राजीव कैसे देखते हैं अमलेंदु जी? देखिए, जो आज तेलंगाना में जो भर्तियां हुई हैं तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो जो कोमाटा रेड्डी जो शामिल हुए हैं उन्होंने एक बात कही है और उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन राज्य की जनता ये जानती है और ये समझ रही है कि बीआरएस के खिलाफ यहाँ कांग्रेस ही लड़ रही है, तो इसलिए मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूँ कि बीआरएस को यहाँ से हटाना है। यानी ये संदेश अब जा चुका जो राहुल गांधी कह के आए थे कि बीआरएस, भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम ये तीनों एक हैं, ये संदेश
चला गया तेलंगाना में जन जन तक, और लोग मजबूर हो रहे हैं कि जिनको बीआरएस के खिलाफ लड़ना है वो कांग्रेस में जाएं। और अकेले ये जो कोमाटी रेड्डी शामिल नहीं हुए, कई और जो हैं पूर्व एमएलसी और पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद शामिल हुए हैं आज भी। तो यानी कि तेलंगाना में भी अब कांग्रेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अपने अकेले दम पे बीआरएस को सत्ता से बाहर करने जा रही है। तो ये सूचनाएं वहाँ से आना शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एक गढ़ बना लिया है। और वहाँ राजीव जी, मुझे लगता है कि दो लोगों का बहुत योगदान है। एक तो वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, रेवंत रेड्डी, उनका, क्योंकि वो लंबे समय तक वहाँ काम करते रहे, और दूसरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, दोनों का बहुत बड़ा योगदान तेलंगाना में कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए है। इसी तरीके से मिजोरम में जिस तरीके से कांग्रेस बढ़ी है, और वहाँ के मुख्यमंत्री ये मजबूर हुए राहुल गांधी की यात्रा के बाद, उन्हें कहना पड़ा कि वो अपने जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। यानी कि गठबंधन में हैं आप, एनडीए में हैं, और आप जो है वो उनके साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि साफ तौर से कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है वो लगातार खराब हो रही है। तो ये इन दो राज्यों से समझा जा सकता है कि जहां कांग्रेस कहीं नहीं थी और जहां कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पे आकर के खेल रही है। तो इसका मतलब कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है राजीव जी कि राहुल गांधी ने जो लद्दाख में कहा था कि हम 5-0 से जीत रहे हैं, हो सकता है वो बातें सच भी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई अब कोई संशय जारी करने वाली स्थिति, मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा नहीं रह जाएगी। और जिस तरीके से जो सूचनाएं आ रही है खासतौर से हिंदी हार्टलैंड से राजीव जी, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड जो है वो 2024 की पटकथा निकल रहा है। और मुझे लगता है कि यह राज्य जो है वो अपने मुद्दों पर तो लड़ ही रहे हैं, और साथ साथ इस मुद्दे पे भी लड़ रहे हैं कि अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का पैकअप कर दिया तो मोदी जी का पैकअप और भारतीय जनता पार्टी का पैकअप 2024 में दिल्ली से हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो हिंदी हार्ट बेल्ट है वो इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक सेमीफाइनल मान के चल रहा है, और मोदी जी को 2024 में पैकअप कराने के लिए 2023 में भी मतदान करेगा और 2024 में भी मतदान करेगा, जो सूचनाएं आ रही है उनके अनुसार है। जी, हिंदी हार्टलैंड के दो राज्यों से अब उसकी यात्रा करके दिल्ली का रुख कर चुके हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। इस वक्त जुड़े हुए हैं जयपुर से। राजस्थान की राजधानी और जयपुर में कल से लेकर आज तक बहुत गहमा गहमी वाला माहौल रहा है। मौसम बदल चुका है टोटली, लेकिन इस मौसम में सियासी मौसम अगर कहें तो उसमें कौन आगे कौन पीछे, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, खासकर राजस्थान में। और जो बीच का मध्य भाग है राजस्थान का, उसमें बीजेपी आगे रहती आई है और एक गहमा गहमी का माहौल भी दिख रहा है। लेकिन साथ साथ ज़रा फिर से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास ही, और समझूं आपसे कि यहाँ से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक की बात करें। मध्य प्रदेश में आप कह रहे थे कि कांग्रेस की लहर है, और राजस्थान में आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई बात अगर कहता है बीजेपी के पक्ष में तो सिर्फ वो इस अंदाज में कहता है, इन शब्दों को साथ में रख के कहता है कि हम रिवाज बदलते रहे हैं, इसलिए इस बार सरकार बदलनी है। सरकार क्यों बदलनी है शायद ये नहीं कह रहा है। कि आप शायद पूछ रहे होंगे कि भाई आप सरकार बदलना चाहते हो तो क्यों बदलना चाहते हो, शायद इसका जवाब लोग नहीं दे रहे होंगे। जरा आपसे ये अनुभव भी चाहूंगा कि हमारे तमाम दर्शकों के बीच साझा कीजिए। और दूसरा, चूंकि आप कई एरिया से गुजरे हैं और 7 सांसदों को उतारना मैदान में, उधर मध्य प्रदेश में भी और इधर राजस्थान में भी, 7 उधर भी 7 इधर भी, इसको लेकर के क्या कहती है वहां की जनता, क्या कहते हैं वोटर्स? जी देखिए राजीव जी, बहुत बेसिक फर्क। मध्य प्रदेश में आप जाएंगे किसी भी इलाके में, आपको एंटी इनकम्बेंसी वहां पे दिखाई देगी, सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई देगी तमाम इश्यूज में, चाहे वो महंगाई के इश्यूज हो, चाहे वो गैस के इश्यूज हो, बिजली के इश्यूज हो, किसानों के इश्यूज हो, कर्ज माफी के इश्यूज हो, और रोजगार के इश्यूज हो। तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपको बहुत आलोचना सुनने को मिलेगी आम आदमी से। गहलोत साहब राजस्थान में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी फीलिंग नहीं है यहाँ पे। इस वजह से क्या होगा कि वो बहुत फोटो फिनिश होगा, और वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो राजस्थान में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ फैक्टर है, जैसे मान लीजिए कि जो सेंट्रल राजस्थान का बता रहा था,
अर्बन रूरल वोट की जो बात चर्चा हो रही थी, एक बड़ा फैक्टर निकल कर आएगा राजीव जी, बहुजन समाज पार्टी का। यहाँ पे 6 सीटें आई थी पिछली बार, वो बाद में बीजेपी और कांग्रेस में आ गए लोग, लेकिन उनको 4% वोट मिला था। इस बार बीएसपी कितने कैंडिडेट खड़े करती है और क्या बीएसपी को वैसा ही सपोर्ट मिलने जा रहा है इस बार भी, वो कहना बड़ा मुश्किल है। और ये जो बीएसपी का वोट है वो कहाँ जाएगा, यानी जो वहां पे रिजर्व सीटें हैं SC ST 59 सीटें हैं राजस्थान में राजीव जी, और 59 में 34 शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, और 2018 में इन सीटों पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। अगर ये बीएसपी का फैक्टर यहाँ पे कुछ डाइल्यूट होता है तो ये एक चेंज वाला बात होगी, ये स्विंग फैक्टर निकल कर आएगा। दूसरी जो बात आपने कही कि एमपीज उतारे गए, देखिए एमपीज में अधिकांश जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। अब राजस्थान में भी चीफ मिनिस्टर ओलंपियाड जो है वो शुरू हो गया है। अब वसुंधरा राजे का ऑल्टरनेटिव की बात लोग करते हैं, राज्यवर्धन राठौर का नाम भी लेते हैं, दिया कुमारी का भी नाम लेते हैं, किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं। और देखिए और वो वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। कल मैं चर्चा कर रहा था कि बहुत दिलचस्प, वहां पे आशा मीणा एक कैंडिडेट के तौर पे आएंगी, उन्होंने कल अपना दफ्तर उनका उद्घाटन कर दिया जी। और वो स्विंग सीट है, सवाई माधोपुर एक स्विंग सीट है। सवाई माधोपुर जो जीतता है वो जयपुर आता है। आज मैं ये आपसे कह देता हूँ कि सवाई माधोपुर की सीट, किरोड़ीलाल मीणा की सीट फंसी हुई सीट है। अगर आशा मीणा मैदान आती है और दानिश अबरार वहां MLA है, वहां पे प्रभाव है, तो राजस्थान से जो बातें समझ में आ रही है, मध्य प्रदेश राजस्थान में दोनों जगह ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं चला। विश्वास शर्मा को भी फीडबैक है, उनकी जानकारी बता दूं कि वो अकबर के जमाने में ही रामचरितमानस, यानी उनके शासनकाल के दौरान ही रामचरितमानस की रचना हुई थी। तुलसीदास उसी समय हुए थे, 80 साल की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें। और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बीजेपी नहीं कर पा रही है, और उसके बाद राम मंदिर की चर्चा भी शुरू हो चुकी है, और राम मंदिर का उद्घाटन अयोध्या में 22 जनवरी को मोदी जी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये 5 राज्यों के चुनाव निपट जाएंगे, और अभी बीजेपी निपटती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए क्योंकि जहां से भी चर्चा हो रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना या मिजोरम, बीजेपी के बारे में उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितनी चर्चा कांग्रेस के बारे में हो रही है। तो क्या कारण है कि कांग्रेस यहां दम दिखा रही है, वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, क्या कारण है कि कांग्रेस ने दिखा दिया दम, किस बिना पे, किस आधार पे कहें? देखिए राजीव जी, थ्योरेटिकली मैं 3 चीजों पे अपना विश्लेषण करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि ये सारे जितने विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव होंगे, थ्योरेटिकली स्ट्रेटेजिकली इसको एनालाइज कीजिए। पहली चीज, छत्तीसगढ़ के अंदर अगर पैडी के प्राइस 2,500 रुपए क्विंटल मिल रहे हैं, और उसी के बगल के स्टेट में मध्य प्रदेश में 1700-1800 रुपए का प्राइस किसानों को मिल रहा है, इसका माने 30% प्राइस धान का छत्तीसगढ़ के किसानों को मध्य प्रदेश की तुलना में मिल रहा है। तो अगर मैं किसान होता और मान लीजिए मैं इसका विश्लेषण करता और मैं कहता कि छत्तीसगढ़ के किसान को अगर 30% उसकी आमदनी बढ़ गई मध्य प्रदेश की तुलना में, तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होती, ये कोई भी अंदाजा लगा सकता है जो आपके इस कार्यक्रम को देख रहा है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए राजस्थान की वो स्कीम, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी स्टेट, अगर स्टेट वेलफेयर के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए अगर ये स्कीम देती है, हमारे जैसे लोगों को स्कीम देती है कि आप 20,000 रुपए साल दीजिए, आज हम 70-80 हजार रुपए साल दे रहे हैं, और अभी तक हम इंश्योरेंस कंपनी को कम से कम 10 लाख रुपए दे चुके हैं, और हम जानते हैं भगवान न करे जिस दिन बीमार होंगे
10 लाख का बिल आएगा, 2 लाख का क्लेम मिलेगा। ये आपके दर्शकों श्रोताओं को शायद पता नहीं है। अगर आपका इंश्योरेंस 5 लाख का है, आपका बेड का जो चार्ज होगा वो केवल 10% होगा, 5,000, जबकि जो ये हॉस्पिटल्स हैं वहां 10-15,000। आईसीयू मिलेगा 20% का, 10,000 का आईसीयू चार्जेस होते हैं 25,000। इसका मतलब है सीधे सीधे अगर सरकार किसी को 15 लाख का इंश्योरेंस 20,000 रुपए साल के भी दे दे, इंश्योरेंस कंपनी जरूर बंद हो जाएंगी। लेकिन जनता को कितना बड़ा फायदा होगा? देखिए, जनता के दिमाग में जो सबसे बड़ा, मेरे जैसे एक उम्र दराज आदमी को जो सबसे बड़ा एक दिमाग में बोझ होता है, भगवान न करे किसी दिन अगर बीमार पड़ गए और बड़ा खर्चा आ गया, पैसा है नहीं, कैसे खर्च निकलेगा। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के पास कभी सर्वे, राजीव जी, करा के देख लीजिए, हजारों लोग ऐसे सड़कों पे, फुटपाथ पे लेटे हुए मिलेंगे जो बड़े बड़े किसान थे, बड़े बड़े पूंजीपति थे, आज सब कुछ बेच के वहां पे दवा दारू कर रहे हैं, क्योंकि एम्स के अंदर इलाज तो हो जाता है लेकिन रहने के उनके पास पैसे नहीं है। तीसरी चीज आप सोचिए, 2 रुपए किलो अगर गोबर का दाम मिलता है और 20 किलो भी रोज बेचा, 1200-1400 रुपए। आप बहन, कौन सी एक स्कीम आपने मध्य प्रदेश में चला दी, इधर उधर की स्कीम चला दी। अगर कोई आदमी जिसके पास 4 गाय भैंस भी हैं और अगर वो 100 रुपए रोज भी कमाता है, 3,000 रुपए महीने होते हैं। कर्नाटका के अंदर अगर बस की ट्रेवल फ्री हो गया, अगर एक औरत जो मेहनत करती है 15,000 रुपए महीने कमाती है, अगर 3,000 रुपए उसका बस ट्रेवल में बच गया, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। थ्योरेटिकली जो छत्तीसगढ़ ने, जो राजस्थान ने, जो कर्नाटका ने करके दिखा दिया, अगर इन 5 स्टेट में भी ये गारंटी जनता तक पहुंच जाएं, तो कोई भी आदमी हो, मध्यम वर्ग हो, अल्प मध्यम वर्ग हो, कोई ऐसा नहीं है जो ये संकोच छोड़कर कांग्रेस को वोट नहीं करेगा और उस पार्टी को वोट करेगा जो कि सारी संपत्तियां अडानी जी को और पूंजीपतियों को दे रहे हैं और ये क्लेम करते हैं कि जीएसटी हमारा बढ़ गया। अरे, जीएसटी क्लेम करने का मतलब यह है 1,60,000 करोड़ का अगर जीएसटी क्लेम होता है, इसका माने आप देश की जनता को लूट रहे हैं। आप मध्यम वर्ग, अल्प मध्यम वर्ग को जीएसटी लगा के लूट रहे हैं और कॉर्पोरेट टैक्स कम करके अपने पूंजीपति जो आपके सेठ हैं उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। देश की जनता को, आपके श्रोताओं दर्शकों को ये बात जनता तक पहुंचानी चाहिए। जी बिल्कुल, जनता तक पहुंचानी चाहिए बात। मीनू जी, आप कैसे देख रही हैं? और सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना की चर्चा इसलिए हम बार बार लेके आ रहे हैं कि वो एक ऐसा राज्य जिसके बारे में अभी बता रहे थे सुनील शुक्ला जी भी कि 6 महीने पहले तक परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। 4 सांसद बीजेपी के पास, और लोग यही मान रहे थे कि तेलंगाना में इस बार बीजेपी और बीआरएस के बीच लड़ाई होनी है। लेकिन परिस्थितियां देखिए कैसे बदलती हैं, और अब बीजेपी कहां है दिखाई नहीं दे रही है, और बीआरएस के भी कई सारे ढेरों नेता अब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बीजेपी के भी कई नेता कांग्रेस ज्वाइन कर चुके। यहां माहौल बिल्कुल बदल चुका है। राहुल गांधी की अभी जो यात्राएं हुई उसमें भी, और उसके बाद अभी मैं देख रहा था कि प्रियंका गांधी की बैक टू बैक यात्राएं हैं तेलंगाना की। यानी कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को हल्के में नहीं ले रही है। यहां से अगर तेलंगाना बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस जीत के आती है, बीजेपी 6 महीने पहले की बात अपनी सोचती थी। याद कीजिए, ऐसी ही कुछ स्थिति बनी हुई थी वेस्ट बंगाल के चुनाव के समय, जहां यह कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है इस बार बहुत जबरदस्त फाइट देने वाली है और तृणमूल कांग्रेस को, जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा जोर लगा दिया था, क्योंकि वहां सीटें 19 सांसद चुन के आए थे। लेकिन अब तेलंगाना, और यहां अगर कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो जाती है तो फिर 2024 का चुनाव कितना मजेदार होता है, कितना इंटरेस्टिंग होता है, जरा आपसे समझना चाहता हूं। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। देखिए, जैसे कि संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस 5 राज्य जीत जाएगी। अभी 3 तारीख को देखिए रिजल्ट तो फाइनल जब आने वाला है, लेकिन अगर जीत जाती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा असर पब्लिक ओपिनियन पे पड़ेगा। देखिए, अगर 5 राज्य जीतती है तो इसका मतलब सीधे सीधे ये जा रहा है कि पब्लिक की ओपिनियन कांग्रेस के बारे में बदल चुकी है और भाजपा के बारे में भी बदल चुकी है। भाजपा के बारे में नेगेटिव हो गई है और कांग्रेस के बारे में पॉजिटिव हो गई है। तो अगर जो पॉजिटिव, असल में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कांग्रेस की, 19 क्यों हारी,
14 क्यों हारी? नेगेटिव ओपिनियन की वजह से ही तो हारी। तो अब अगर ये 5 राज्य जीत जाती है तो एक ऑटोमेटिकली एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है राजीव जी। उसमें पब्लिक को ये लगेगा कि भाई देखिए 5 राज्य की जनता अगर कांग्रेस के साथ है तो हमें भी कांग्रेस को मौका देना चाहिए, क्योंकि भाजपा कुछ दे नहीं पाई है अलावा नफरत के। इस देश का जो सामाजिक ताना बाना था वो ही तोड़ डाला, उसको तहस तहस कर दिया है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ असर पड़ेगा। और ये जो लॉजिक दिया जाता है कि भाई 2018 में भी ऐसा हुआ था कि ये सब राज्य बीजेपी जीत गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने जो है 2019 का आम चुनाव हार गई थी। देखिए मैं बार बार इसी बात को दोहरा रही हूं कि 2019 और 2024 के बीच में बहुत अंतर है, बहुत कुछ हो गया है इस देश के अंदर। 2019 तक लॉकडाउन नहीं हुआ था कोरोना का, जिसमें कि पब्लिक और सड़क के ऊपर जो लोगों ने हुजूम, लोगों को पूरे के पूरे राज्य की पब्लिक इधर से उधर सड़कों पे चली और सरकार चुपचाप बैठी देखती रही। ऑक्सीजन की वजह से कमी से लोग तड़फ तड़फ के मर गए। उस टाइम तक जो पब्लिक को अंदाजा ही नहीं था। तब वो तो एक सच्ची परीक्षा तो तब थी ना एडमिनिस्ट्रेशन की, कि आप कितने अच्छे से रूल करते हैं, गवर्न करते हैं इस देश को। वहां गवर्नेंस सारी फेल हो गई, आपकी सारी निकल गई वहां पे। उस समय तक आपका ये अडानी का मुद्दा नहीं छाया हुआ था सीन के ऊपर। आज राहुल गांधी ने बिजली के बिल से जोड़ के, जो कोयला घोटाले के टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बिजली के बिल से जो लोगों के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं या बड़े मोटे मोटे बिल आते हैं आम आदमी के भी, उसको बिजली के बिल को अडानी से जोड़ के उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया है। पब्लिक को समझ आ रहा है कि अडानी हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। उस समय तक राहुल गांधी की भारत यात्रा नहीं हुई थी राजीव जी। भारत यात्रा का जिस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, वो जिस वक्त हो रही थी वो भारत यात्रा, उस टाइम शायद आपके चैनल पे हम ही लोग बात करते थे उसकी, और मैं तो तब भी उसमें बहुत भयंकर संभावनाएं देख रही थी। वो आज एनालिसिस में आ रही है लोगों के, मैं उस टाइम कर रही थी वो एनालिसिस जो आज बड़े बड़े बौद्धिक लोग कर रहे हैं भारत यात्रा का एनालिसिस। तो उस टाइम उसमें जम्स थे, तो आप पब्लिक ने देखा है। और राहुल गांधी की छवि एक कुशल नेतृत्व के रूप में आई है सामने। अब जवाब देने लगे लोग, वो कहते हैं मोदी नहीं तो कौन, वो कहते हैं हाँ उससे भी बढ़िया राहुल गांधी, मोदी के अलावा, मोदी के बाद उससे भी बढ़िया है हमारे पास राहुल गांधी है। तो ये बात कहाँ थी 19 के चुनाव में? उस टाइम तक ये सरकारें गिराने का जो खेल इनका चलता है विधायक खरीद के, वो खेल जब तक ऐसा हुआ ही नहीं था। इनफैक्ट तो ये 2019 के बाद की बात है जो इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी, इन्होंने कर्नाटक की गिरा दी, इन्होंने इधर और जगह इन्होंने कोशिशें की, सब जगह इन्होंने कोशिशें की, और कर्नाटक की भी गिराई थी इन्होंने। तो ये चीजें, ये पब्लिक ने देखा कि यार इनका तो काम ही है कि ईडी के केसेस जिस तरीके से 2019 के बाद ये ईडी का इन्होंने खेल बना रखा है, लोग मजाक बनाने लगे अब, और लगता है सबको समझ में आ गया है कि परेशान करने की नियत है इनकी विपक्ष को। तो ये चीजें, और इंडिया गठबंधन की बात भी नहीं हुई थी तब तक राजीव जी, इंडिया गठबंधन की बात भी उसके बाद ही हुई है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो 2024 के चुनावों को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे, जो 2019 में नहीं थे। तो मैं तो अगर ये 5 राज्य जीत जाती है तो इसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इस देश की 2024 में जो ओपिनियन होगी आम मतदाता की, उस पर अवश्य पड़ेगा। जी 2024 पर इसका असर, इन 5 राज्यों के चुनाव के जो रिजल्ट हैं उसका असर 2024 पर जरूर पड़ेगा। लोग इसे माने ना माने, लेकिन ये आप बात जो कह रही हैं बहुत सही बात कह रही हैं कि इसका असर पड़ने वाला है, इसीलिए लोग इसे कई लोग इसको सेमीफाइनल भी कह रहे हैं। लेकिन सुनील शुक्ला जी, किसान, गाय, गोबर, गौमूत्र, ये तमाम जो मुद्दे होते थे, किसान को थोड़ा किनारे रख दीजिए, लेकिन गाय, गोबर, गौमूत्र, गाय और गौमूत्र, ये 2 शब्द बार बार बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से इसकी चर्चा होती थी। लेकिन अब देखिए इधर 5 साल पहले इस चीज़ को छत्तीसगढ़ की सरकार ने, भूपेश बघेल ने इसको आगे बढ़ाया। अब आज हर जगह, खासकर जो हमने देखा कि राजस्थान में भी गोबर की चर्चा हो रही है, 7 गारंटियों में गोबर की गारंटी भी है। कैसे देख रहे हैं इसको? एक क्या तुरूप का इक्का की तरह इसे माना जाए
कि किसानों की कर्ज माफी से लेकर आप गोबर खरीदी तक अगर जा रहे हैं तो जो मुद्दे हैं, और देखिए कितनी चालाकी से, या अगर सियासत में चालाकी न कहें लेकिन योजनाओं को उस हिसाब से भूपेश बघेल सरकार ने सामने रखा कि अब लाख ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर लें, वहां आप अकबर बाबर जिसका नाम भी ले लें, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा है बीजेपी के सामने। आप अयोध्या की चर्चा बार बार लेके आते हैं कि 22 जनवरी को हम उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में भी लोग अब चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या मुद्दे अब कांग्रेस ने अपनी तरफ खींच लिए हैं, या यहां पर बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, उसके पास नए मुद्दे नहीं हैं? सुनील जी। सशक्तिकरण का मुद्दा किसी भी राजनीतिक मुद्दे के ऊपर भारी है। ये जो आज कांग्रेस गाय गोबर गौमूत्र की बात कर रही है, उसका अभियान किसी भावनात्मक मुद्दे के साथ नहीं है। वह इनके माध्यम से किसानों को सशक्त करने, उनके जेब में पैसा डालने का प्रयास कर रही है, उनको आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसलिए मुद्दा आज तारीख महत्वपूर्ण हो गया है। उमा भारती जी इस मुद्दे को लेकर पहुंची नहीं मध्य प्रदेश में, लेकिन वो किसानों को सशक्त करने की बात नहीं थी। आज वह एक पूरा का पूरा वो खोखला नारा साबित हुआ, और 1 साल भी सत्ता में नहीं रह पाई, वो सत्ता से बाहर कर दी गई, पार्टी छोड़ना पड़ा, नई पार्टी बनाई, जनता ने तभी उनको खारिज कर दिया। प्रश्न केवल यह है कि आप लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस उमा भारती का नाम ले रहे हैं तो एक जानकारी दे देता हूं कि मध्य प्रदेश की जो प्रचारकों की लिस्ट आई है उससे भी वो गायब हो चुकी हैं, उनसे भी बाहर हो गई हैं। तो कैसे उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने विरोध किया है। जो महिला बिल था, उस बिल को लेकर के उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब हमको पिछड़ों को देने के पास हमारे पास ताकत आई तब हमने इनकार कर दिया, हमने कुछ उनके लिए व्यवस्था ही नहीं की। कैसे हो सकती है वो? और वह हमेशा से एक मुखर आवाज रही है। उनके भतीजे को इन लोगों ने मंत्री नहीं बना, उसमें नाराज थी। तमाम उनकी नाराजगियां, और उन्होंने अपनी नाराजगियों कभी छुपाया नहीं। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस ने कोई करामात नहीं किया, कांग्रेस ने केवल लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश की। अगर जहां कहीं भी उनकी सरकार है, उस सरकार के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। इस बात की कोशिश की कि अगर कोई किसी को हम कैसे आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। जो प्रोफेसर अखिल जी ने उदाहरण दिया आपको कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 तरह के धन का मूल्य मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक मूल्य है और मध्य प्रदेश में एक मूल्य है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां बेहतर मूल्य मिलेगा लोग उसको पसंद करेंगे। रमन सिंह की सरकार ने 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी कई सालों तक किसानों को बोनस नहीं दिया, आश्वासन देने के बावजूद। उसको कैसे भूल सकता है किसानों? पूरी की पूरी सरकार ने अपनी सत्ता के दौरान आदिवासियों की अस्मिता पे हमले किए, आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता को अटूट रखने का कोई प्रयास नहीं किया। गहलोत सरकार ने उसके विपरीत किया, आदिवासियों को आदिवासी रहने दिया। उनकी जो परंपराएं थी, जो उनके विश्वास थे, जो उनकी जीवन शैली थी, उसी के अनुकूल उनको गवर्नेंस देने की कोशिश की। वो स्वीकृत हो गए लोगों के बीच में, लोगों ने उनको गले लगा लिया। आज उस छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की पहली पंक्ति की लीडरशिप खत्म हो गई थी, आज उसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आ गई। और उसी छत्तीसगढ़ में जहां पहली बार भी कांग्रेस की सरकार बनी राज्य गठन के बाद, उसके बाद जो चुनाव हुआ कांग्रेस हार गई और लगातार 3 चुनाव जीतती हुई बीजेपी आज अपने नेतृत्व के लिए तरस रही है। क्योंकि अगर आप अपने आप को लोगों के साथ नहीं जोड़ेंगे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ने वाले हैं। अब आपके साथ लोग इस आधार पर जुड़ेंगे, आपका मूल्यांकन करेंगे कि आपने गवर्नेंस कितना दिया है, जो आपने बातें आपसे हमारे जनजीवन में कितना परिवर्तन आया। अगर 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 राजस्थान की सरकार लोगों को 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य का बीमा दे रही है तो किसको ये बात पसंद नहीं आएगी? कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसको पसंद, इसको अपने जीवन में लागू नहीं करना चाहेगा? 15 लाख की बात करके आयुष्मान भारत सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम है, और 25 लाख का जो स्वास्थ्य का बीमा कार्यक्रम है अशोक गहलोत का, उसको कोई पसंद नहीं करेगा। तो कौन सा तर्क है ये? 900 रुपए का सिलेंडर देंगे तो लोग आपको गले लगा लेंगे, 500 रुपए का सिलेंडर अशोक गहलोत देंगे और भूपेश बघेल देंगे तो लोगों को खारिज कर देंगे। कहां संभव है? आप 600 रुपए, अगर आप
6,000 रुपया सम्मान निधि दे करके लोग समझते हैं कि लोग आपके साथ चले आएंगे, तो उनके रकबे के हिसाब से, उनकी जोत के हिसाब से जब किसानों को आप लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो आपके साथ किसान जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कांग्रेस किसानों की बात कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है, बेहतर अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, लोगों के जनजीवन को सुधारने का प्रयास करने की बात कर रही है। लोग उससे जुड़ता हुआ अपने आप को महसूस करते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दल जो जनता के दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए कृत संकल्प दिख रही है, उसके पास योजनाएं है, उसके पास कार्यक्रम, और यही एक आधार है जिसकी वजह से कांग्रेस लगभग सभी राज्यों में मजबूती के साथ उभर गई। कल तक मतलब मणिपुर में, मिजोरम में कांग्रेस कोई बात नहीं कर रहा था। कांग्रेस बीजेपी वहां पे गठबंधन में सरकार चला रही है, और आज वहीं के मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे। तो ये बदलता हुआ राजनीतिक माहौल है। ये लगने लगा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास वोट दिलाने की क्षमता है कि नहीं है। इसके विपरीत कांग्रेस ने अपने आप को लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता कायम कर ली, और वह विश्वसनीयता लोगों की ये दिख रही है। लोग उनके कार्यक्रमों में आ रहे हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग उनको छोड़ करके उनमें शामिल हो रहे हैं। यह बताने लगता है कि आखिर लोगों के मन में आपके को लेकर के क्या रवैया है, किस हद तक आप लोगों के बीच में आपकी स्वीकृति बढ़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, आज कहाँ है? आज कोई कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहा है क्या? आज कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती बन गई, और यही वजह थी कि कांग्रेस को ही चुनौती बनना था। कांग्रेस अपने आप चुनौती नहीं बन गई। इसके लिए राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की है। 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा सामान्य बात नहीं होती। आधुनिक इतिहास में किसी नेता का नाम नहीं सुनाई पड़ता है। और लगातार, और केवल चलते न रहना नहीं, लोगों से संपर्क करना, उनसे बात करना, उनसे फीडबैक लेना, और उनके अनुसार अपनी नीतियों को निर्धारित करना, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करना, सरकारों की नीतियां तैयार करना, और एक विश्वास दिलाना कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, उस समस्याओं का समाधान हम करना चाहते हैं। अगर किसी पार्टी का नेता किसी सब्जी विक्रेता को किसी चैनल पर रोता हुआ देख करके उससे मिलने की इच्छा जाहिर कर ले, यह माना जाएगा कि उसके अंदर अभी संवेदनाएं मरी नहीं है। वो लोगों के साथ अपने संवेदनात्मक और भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहता है। और मैं नहीं समझता कि अगर आपकी संवेदनाएं जीवित हैं और भावनात्मक रूप से आप सक्रिय हैं तो लोग आपको रिस्पॉन्ड न करें। आज कांग्रेस के साथ यही है। लोगों के बीच में कांग्रेस ने अपनी विश्वसनीयता दोबारा कायम की, जिसको एक बाकायदे संस्थागत तरीके से खारिज करने का प्रयास किया गया था। और सभी आरोपों को, सभी भावनाओं को कांग्रेस ने खत्म कर दिया, और एक मजबूत एक वैकल्पिक राजनीतिक ताकत के रूप में लोगों के बीच में है। और केवल उसके राजनीतिक कार्यक्रम है और मुद्दों पर आधारित राजनीति है। जी, मुद्दों पर आधारित राजनीति। कांग्रेस जो है कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे इस चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव में सेंटर पॉइंट में कांग्रेस आ गई है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस ने कैसे दिखा दिया है दम, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। साथ साथ इलेक्शन कमीशन से लेकर और कांग्रेस का जो वो शादी का जो कार्ड है वहां तक, ये सब पे हम चर्चा कर रहे हैं। और उस कार्ड का रूप रंग दोनों जो बदला है, वो बीआरएस की शादी बीजेपी से हो रही है, ये एक कार्ड छपाया गया है, उसकी चर्चा भी हमने की है। तो शुरुआत से जो साथी नहीं जुड़े हैं, शुरुआत के इस कार्यक्रम के कुछ अंश को, कुछ हिस्से को जरूर देखिएगा। क्लोजिंग कमेंट के लिए जल्दी से आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास। संजय जी, बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक मजबूत कड़ी कांग्रेस की तरफ से और मजबूत कड़ी बीजेपी की तरफ से इस चुनाव में बताइए। ये जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिस दम पर कांग्रेस कहे कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं, और जिस दम पर बीजेपी कहे कि हाँ हम चुनाव जीत सकते हैं, हम पटकनी दे सकते हैं। अब बीजेपी की तरफ से तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो पिछला ही चुनाव हार चुकी थी। 2019 का चुनाव भले वो जीत गई लोकसभा वाला, लेकिन उससे पहले के विधानसभा चुनाव में वो हार रही थी। और अब तो वो हिंदी पट्टी में सीमित है, और हिंदी पट्टी भी क्या कहूं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल में भी वो हार चुकी है, दक्षिण में किसी राज्य में नहीं है। तो और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जो 3 हिंदी की पट्टी के राज्य हैं, तीनों जगह वो हारी थी।
मैंने सरकार बदल लिया था और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में इसीलिए जनता ने फिर वोट दे दिया हो कि भाई कांग्रेस को वोट दो भी तो क्या फायदा है, बीजेपी ही आ जाती है। लेकिन बीजेपी ने 5 साल जो काम किया है या जो सब किया है उसके बाद तो जनता को इस बार इतना वोट देना चाहिए कि सरकार गिराई नहीं जा सके। जिस ढंग से महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई और ये मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, तो मैं ये उम्मीद करता हूं, जो आपने कारण कहा कि सिर्फ इस कारण से मैं ये उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस के वोट काफी बढ़ने चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार जीतने के बावजूद, कांग्रेस को जीतने के बावजूद अपनी सरकार बना ली थी। तो इस बार संभावना है कि उसे इतनी सीटें आएंगी, इतनी ज्यादा सीटें आएंगी कि बीजेपी ये नहीं कर पाएगी। और अभी तक का सार संक्षेप तो यही है कि बीजेपी में सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, काम करने वाला कोई नहीं है। और कांग्रेस के पास काम करने वाले लोग हैं, वो राहुल गांधी से शुरू करिए। राहुल गांधी ने लोकप्रियता हासिल की है, लोगों के बीच गए हैं, और अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में काम किए, उधर लोगों ने काम किया। बीजेपी के किस नेता ने क्या काम किया मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, मुझे कोई नहीं दिखाई देता है। और अगर किसी को काम कहा जाए तो वो नरेंद्र मोदी का, उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी ले लेते हैं। तो इसलिए किसी बीजेपी के पास तो डाउन द लाइन कोई टीम ही नहीं है, वो तो 2 ही लोगों की पार्टी है, 2 ही लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी को मैं कैसे कहूं कि उसको कोई उम्मीद है, वोट आ जाए और उसके लिए मोदी जी कुछ कर दें और वोट आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन काम से और जो स्थितियां हैं उससे मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को वोट मिलना चाहिए और कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मुझे कोई 2 कारण नजर नहीं आता। राजीव जी।